नमस्कार दोस्तों। भूखे पेट तो भजन भी नहीं होता है। सब 9 साढ़े 9 बजे से यहां आ गए, चाय ठेपला खाने को तो मिला नहीं होगा। सोचिए, जब भूखे पेट भजन नहीं होता तो घर कैसे चलेगा, और जब घर नहीं चलेगा तो देश कैसे चलेगा। मैंने फेसबुक पे भी कुछ दिन पहले कुछ लिखा तो किसी ने कमेंट किया कि भाई आपको क्या तकलीफ है। मैंने कहा तकलीफ, ये शब्द क्या होता है? अरे दूरबीन लेके ढूंढने से देश में तकलीफ नहीं मिल रही है, मुझे क्या तकलीफ है? मिल रही है तकलीफ? है किसी को कोई तकलीफ? सब चंगा सी, सब मस्त हैं, खा पी के मस्त हैं। मिनिमम वेजेस 400 के आसपास है रोज का डेली वेजेस। देश को क्या चाहिए? 400 रुपए की रोज की हाजिरी, 100 रुपए की दारू। गुजरात, गांधी के गुजरात में शाम को अगर वो आपके मुकादम ने, आपके कॉन्ट्रैक्टर ने 400 रुपया, 100 की 4, एक नहीं पूरी 4 नोट दे दी और आप पहुंच गए थैली लेने, उसके बाद तो बादशाह है। 4 रोटी दबा के खाई, टाटिए पे टाटिया लगाया और फेसबुक इंस्टाग्राम पे शुरू हो गए। क्या शुरू हो गए? देश में सब चंगा सी, कोई तकलीफ नहीं है। देखिए, मेरे हिसाब से बेरोजगारी का मतलब यह नहीं है कि लोगों के पास नौकरियां नहीं है, काम धंधा नहीं है, रोजगार नहीं है। जो मैं समझता हूं बेरोजगारी को, बेरोजगारी का मतलब यह है, अगर आपके घर का खर्चा 20,000 रुपया महीना है और आप कमा रहे हैं 15,000 रुपया महीना, बात को समझना। अगर आपके घर का खर्चा 20,000 रुपया महीना है और आप 15,000 रुपया महीना कमा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, कहीं सेल्स में हैं या बिजनेस ही कर रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, महीने 15,000 कमा रहे हैं, तो हर महीने आपको 5,000 रुपए की खोट आती है। ये 5,000 रुपया जरूरत तो पूरी करनी पड़ेगी और जरूरत पूरी करने के चक्कर में कर्जा बढ़ता है, आपको लोन लेना पड़ता है, कभी रिश्तेदारों से, और अगर 2-4 बार आप लोन नहीं भर पाए तो सिविल आपका इतना खराब हो जाएगा कि आपके पास ये जो फालतू के कॉल आते हैं इंस्टेंट लोन, वो भी बंद हो जाएंगे। आप हमेशा के लिए सुखी हो जाएंगे। एक 10,000 का मोबाइल भी आपको ईएमआई पे नहीं मिलेगा। तो बेरोजगारी का मतलब केवल ये नहीं है कि हमारे पास काम धंधा नहीं है। बेरोजगारी का मतलब है काम धंधा है भी, तो उस प्रकार का नहीं है कि हम अपना जीवन अच्छे से राजी खुशी अपना और अपने परिवार का निर्वाह कर सके। गलत कर रहा हूं मैं? जिसकी जितनी कमाई है, आप मान के चलिए उसको हमेशा 40 से 50% कम पड़ता है। गरीब तो एक बार रोड पे सो जाएगा, किसी के घर जाके 2 वक्त की रोटी खा लेगा, बर्तन मांज के भी खा लेगा, लेकिन मिडिल क्लास को यही सिखाया गया है कि हमें मांगना नहीं आता। हम सब मिडिल क्लास वाले हैं, हमारी परिस्थिति इतनी खराब नहीं है कि हम 2 वक्त की रोटी के लिए सोचें, लेकिन कहते हैं ना कि जब खा पी के बादाम खाने से गाल लाल ना हो, सेव खाने से गाल लाल ना हो, तो थप्पड़ मार के ही लाल रखा करो।
तो हमारी आज की परिस्थिति यही है कि हमें अपना थप्पड़ अपने ही गाल पे मार के लाल रखना पड़ता है और बाजार में ऐसे निकलते हैं जैसे सब कुछ सही है, सब चंगासी। हम और आप वोटर हैं। मैं किसी सरकार के लिए काम नहीं करता। मैं 2001 से नेस्ट इंडिया चला रहा हूं, फाइट अगेंस्ट क्राइम एंड करप्शन। ये मेरा 21वां साल है। मैं लड़ना जानता हूं, मैं लड़ता हूं। मैं उनके लिए लड़ता हूं जो खुद के लिए नहीं लड़ पाते। मेरे पास हर तरह के केस आते हैं और उनके पास रजिस्टर्ड एडी करके, जो 10 जगह रजिस्टर्ड एडी करना है कंप्लेन को, उसका 500 रुपया भी नहीं होता है। सवाल ये नहीं है कि आपको गरीब बनाया जा रहा है। सवाल यह भी नहीं है कि आपको और आपके आने वाले पीढ़ी के बच्चों को अशिक्षित बनाया जा रहा है। आज स्कूलें बंद हो रही हैं। क्या कहा जा रहा है? स्मार्ट स्कूल बना रहे हैं इसलिए मर्ज कर रहे हैं। अरे भैया, पढ़ने वाले तो पेड़ के नीचे भी पढ़ लेते हैं। आप पढ़ाओ ना, पेड़ के नीचे पढ़ाओ। हम कभी शिकायत नहीं करेंगे हमारे बच्चों को पेड़ के नीचे क्यों पढ़ाया जाता है। हम शिकायत तब करेंगे जब पढ़ाया ही नहीं जाएगा। आज हर चीज व्यापार हो गया है। अभी दशहरा के दिन मैं एक स्कूल में आमंत्रित था, नारोल की स्कूल थी। बच्चों के साथ आधा एक घंटा इंटरेक्शन करने के बाद ट्रस्टी साहब ने कहा कि हमारे स्टाफ से भी, टीचर से भी थोड़ा आप बातचीत कर लीजिए। मैंने उनसे यही समझाया, आप चाहो तो सुबह 7 बजे स्कूल आ जाओ और 1 बजे चले जाओ, पगार 30 तारीख को मिलेगी। लेकिन जब 60 साल के हो जाओगे, रिटायर हो जाओगे, आप ही के स्कूल का बच्चा, आप ही के क्लास का बच्चा कोई कलेक्टर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा और कोई इलाके का डॉन बनेगा। और जिस दिन इलाके का डॉन बनेगा और उसके दरवाजे पे जाओगे, तब वो आपसे एक सवाल करेगा कि गुरुजी, जब मैं पढ़ रहा था थोड़ा सा ध्यान आपने मुझ पे दिया होता ना, तो आज आपको मेरे यहां आने की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए, दुनिया बहुत छोटी है। आप ये मत समझिए कि आप आज मुझसे मिले, कल मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं भी ये अच्छी तरह जानता हूं कि कल मुझे भी किसी की जरूरत पड़ेगी। ये दुनिया गोल है, बहुत छोटी है। वक्त बदलते देर नहीं लगता। अच्छे अच्छे सिकंदरों को हमने देखा है खाक में मिलते हुए। तो आज के जो तानाशाह हैं, आज जो ये सोच रहे हैं कि हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा, आपकी एक उंगली बिगाड़ सकती है, केवल एक उंगली। मैं किसी पक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, आज की राजनीति समझो, आपके अधिकार समझो, आप ये समझो कि कौन मुझे क्या देगा। आजकल सोशल मीडिया पे चल रहा है, हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है। ये मैं 2012 से सुन रहा हूं, 10 से सुन रहा हूं। मेरा सिर्फ एक सिंपल, एक सोशल एक्टिविस्ट होने के कारण मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है। 2010 में आप कह रहे थे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अच्छी बात है, बनाइए। अगर बनता है बनाइए, संविधान अगर हमारा इजाजत देता है बनाइए। 8 साल हो गए आपकी बहुमती की सरकार को, अब किसने आपको रोक के रखा है? 8 साल तक हिंदू राष्ट्र बनाने की चर्चा खत्म हो गई थी, लेकिन जैसे जैसे 2024 आ रहा है, फिर याद आ रहा है हिंदू मुसलमान, हिंदू राष्ट्र। अरे भैया, लोगों के घर में खाने को नहीं है, मां बीमार हो जाए तो अस्पताल नहीं है। आप जाइए अस्पतालों में। अगर आप एक मामूली फिजिशियन के यहां जाओगे ना सर्दी जुकाम के लिए, 1000 रुपया उसकी कंसल्टिंग फीस है और 1200 रुपए की दवा लिखता है।
और फिर क्या कहता है, 5 दिन बाद आके फिर से दिखा जाना, मतलब आधी फीस और देना। आपके साथ गलत होता है, आपका मोबाइल चोरी होता है, पुलिस आपके साथ ऐसा बर्ताव करती है, कहां गिरा था, किसने चुराया, कौन सी जगह पे हुआ। अरे भाई मेरे, अगर मुझे पता होता कि यहां खड़े होने से मेरा मोबाइल चोरी हो रहा है तो मैं होने देता। तो पुलिस प्रशासन हमारे साथ ऐसा व्यवहार करती है। आज न्याय उन्हीं को मिलता है जो हाई कोर्ट में 5 लाख की फीस भरने की ताकत रखते हैं। और न्याय की तो क्या बात करूं, चाहे माननीय सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, किसकी चलती है, कैसे चलती है, कैसे तथ्य बदल जाते हैं, कैसे केस बदल जाते हैं, कैसे आरोपी निर्दोष हो जाता है, वो हम सब जानते हैं। हमें सिर्फ अपना विचार, अपने विवेक को जिंदा करना है। जिस दिन आप अपने विवेक को जिंदा कर लेंगे, उस दिन आपको समझाने के लिए न मेरी जरूरत पड़ेगी, न अनुपम जी की जरूरत पड़ेगी। हम सब अनुपम जी हैं, आप भी अनुपम जी हैं, ये भी अनुपम जी हैं, वो भी हैं, मैं भी हूं। आज हम एक मंच पे हैं, क्यों? क्योंकि हमारे विचार मिलते हैं। हम इसलिए नहीं हैं कि हम साथ में खाना खाने वाले हैं, हम इसलिए हैं कि हमारे विचार मिलते हैं। तो जिनसे आपके विचार मिलते हैं, कम से कम उनका एक गुट बनाओ, उनको एक, खुद भी ताकत बढ़ो, उनको भी एक ताकत दो। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे आपको पता नहीं कितने कितने वीडियो दिन भर आते हैं। मैं ये कहता हूं, अगर आप फ्री हो, 30 सेकंड का एक वीडियो बनाओ, सेल्फी लेके बनाओ। मैं देश का नागरिक हूं, मैं बेरोजगार हूं, या मेरी कमाई इतनी नहीं है। मुझे याद आया, 2 मिनट लूंगा आपका। मैंने कई सरकारी अधिकारियों के मुंह से, यहां तक कि नेताओं के मुंह से सुना है, ए साले गरीब, ये उनकी स्टाइल है, मेरी नहीं। ये साले गरीब टैक्स नहीं भरते हैं, इनकम टैक्स नहीं भरते हैं, आ जाते हैं भीख मांगने सरकार के पास, हमको ये फ्री दो, वो फ्री दो। अरे भाई मेरे, वो जो साबुन, तेल, घी, मिर्च, नमक खरीदते हैं, हर चीज का टैक्स देते हैं। और मैं ऐसे सरकारी अफसरों से सवाल पूछना चाहूंगा कि सरकार ने इनकम टैक्स में स्लैब बनाया है। स्लैब समझते हैं? 2.5 लाख तक की अगर सालाना आपकी एक सिंगल व्यक्ति की आवक है तो उसको 0 टैक्स भरना है। जिस दिन वो बंदा 2.5 लाख के ऊपर 1 रुपया भी कमाएगा, वो कायदे से इनकम टैक्स भरेगा। हमारे देशवासी न चोर है न गद्दार है, लेकिन पहले 2.5 लाख कमाए तो सही। तो ये पढ़े लिखे अनपढ़ किस मुंह से कहते हैं कि गरीब टैक्स नहीं भरता? ये जीएसटी टैक्स नहीं है तो क्या है? मैं लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगा, मुझे नमक हलाल फिल्म का वो डायलॉग याद आता है जिसमें ओम प्रकाश जी कहते हैं, अरे बेटा अर्जुन, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, फिर ये जमाना तुम्हारा होगा। जमाने के सुर ताल के साथ चलना सीखो, फिर हर तराना तुम्हारा होगा। कहने का मतलब है अपने कदमों पे खड़े हो। जय हिंद, जय भारत।